तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि बुलियन फंक्शन क्या होता है और किसी भी बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने का जो टेक्निक जिसे हम बुलियन अलजेब्रा के नाम से जानते हैं उस पे डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया। उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में और बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ और लॉज कुछ और कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे इस लेक्चर में और उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना सीखेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं शुरू करता हूं एक सीधे प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम ये है, आपको गिवन है x प्लस वाई और बोल रहा है कि मिनिमाइज दिस फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हाउ टू मिनिमाइज, बहुत आसान है। आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो x डॉट एक्स और x डॉट वाई। x डॉट एक्स सब बच्चे जानते हैं x होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। यहाँ x डॉट वाई होगा। इन दोनों में से देखिए x हो जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस वाई और 1 प्लस वाई क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि मैंने बताया था 1 प्लस एनीथिंग इज 1 और ये फाइनल आंसर हो जाएगा x। तो हुआ क्या बच्चों कि x ब्रैकेट में x प्लस वाई को हमने मिनिमाइज किया तो आंसर आ गया x। जरा इसके आंसर को देखिए, तो जो हमने क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया था उसमें y प्रेजेंट था, लेकिन जब मिनिमाइज्ड हुआ तो y क्या हो गया, गायब हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। दैट्स वाई दिस कॉन्सेप्ट और दिस लॉ इज नोन एज एब्जॉर्प्शन लॉ। इसे आप किस नाम से पुकारोगे, एब्जॉर्प्शन लॉ से। एब्जॉर्प्शन लॉ मीन्स ये क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन का सलूशन क्या आएगा, मीन्स इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा वो आपको याद रखना है। मीन्स इस तरह का एक्सप्रेशन कहीं आपको दिख गया तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे। ठीक है, उसमें ये वाई वाला जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। बात समझ में आई। अगर हम बात करें ए ब्रैकेट में बी प्लस ए, तो आप बताओ क्या आएगा इसका आंसर, ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए x की जगह a है, यहाँ भी x है और ये y है, तो जो y वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसका आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, a। ठीक है, तो एक लॉ ये आपने देखा। एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन आपको दिया है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में दिया है a प्लस सी और आप इसको अगर मिनिमाइज करते हो तो जरा देखते हैं क्या आता है मिनिमाइज होने के बाद। आप सबसे पहले a को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो a डॉट ए इज ए डॉट सी इज, चलो लिख ही लेते हैं, a डॉट ए प्लस a डॉट सी, इधर हो जाएगा b को जब a के साथ करोगे तो a डॉट b और c के साथ हो जाएगा b डॉट c। यहाँ हो जाएगा बच्चों a और ये हो जाएगा ac, इधर हो जाएगा ab और ये हो गया bc। अब इन तीनों में से देखिए a कॉमन हो गया तो अंदर क्या होगा, 1 प्लस सी प्लस बी, 1 प्लस एनीथिंग इज 1, दैट्स वाई दिस विल बी 1 और ये फाइनल आ गया a प्लस बी सी। ठीक है, तो आप जरा रिजल्ट पे गौर करिए। ये हमारा क्वेश्चन था और ये फाइनल रिजल्ट आया। तो इस एक्सप्रेशन को आप याद रखोगे कि a प्लस बी और a प्लस सी अगर कहीं है तो इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे a प्लस बी सी। बात समझ में आई। तो इस रिजल्ट को आप याद रखोगे। तो जनरली इस तरीके से याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे याद करोगे आप इस
रिजल्ट को ऐसे याद करो, 1+2 और 1+3, अगर कहीं भी आपको इस तरह का दिख गया एक्सप्रेशन 1+2 और 1+3 फॉर्मेट का, तो ये हो जाता है 1+2 3। देखिए ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, तो 1+2 1+3 क्या हो गया, 1+2 3। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप याद रखोगे कि 1+2 1+3 इज इक्वल टू 1+2 3। और इसका रिवर्स भी बड़े काम का है, इसलिए हम इसके रिवर्स को भी माइंड में रखेंगे कि 1+2 3 इज इक्वल टू 1+2 एंड 1+3। तो ये बच्चों आपको रिजल्ट आप याद रखना है, और ये बहुत ही काम का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट दिख जाएगा। जैसे अगर आपको कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन ऐसे दिया हुआ है a+a⁻b, तो बोल रहा है इसे मिनिमाइज करने के लिए, तो आप देखिए तो क्या यहाँ पे 1+2 3 कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। ये हो जाएगा 1+2 मीन्स a+a⁻, और दूसरे ब्रैकेट में 1+3 a+b। ये हो जाएगा बच्चों 1। भाई a+a⁻ क्या होता है, 1 होता है, लास्ट लेक्चर मैंने डिस्कस किया था, तो इसका फाइनल आंसर आ गया a+b। बात समझ में आई? एक और लेते हैं क्वेश्चन। आपको गिवन है a बार प्लस ab बार। ठीक है, तो जरा आप इसको मिनिमाइज करो, तो ये मिनिमाइज्ड होने के बाद क्या आएगा, तो लगाते हैं ये कॉन्सेप्ट 1+2 3 का, तो ये हो जाएगा a बार प्लस a एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a बार प्लस b बार। ये हो गया बच्चों 1, और ये एज इट इज रहेगा, फाइनल आंसर आएगा a बार प्लस b बार। बात समझ में आई? तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, और इन कॉन्सेप्ट की मदद से जरा एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम में इस बार मिनिमाइज करना है a बार b ब्रैकेट में d बार प्लस c बार d बार, सॉरी c बार d प्लस b ब्रैकेट में a प्लस a बार सी डी। ठीक है, तो आप इस फंक्शन को कैसे मिनिमाइज करोगे? तो सबसे पहले एक काम करो, आप इन दोनों में से b आपको कॉमन दिख रहा है, तो b को आप बाहर निकाल लो। अंदर क्या आएगा, a बार दूसरे ब्रैकेट में d बार प्लस c बार d, और यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस a बार c d। ठीक है, अब एक काम करते हैं, a बार को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसमें, तो a बार d बार प्लस a बार c बार d प्लस a प्लस a बार सी डी। अब जरा चेक करते हैं कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो ये देखिए, इसमें और इसमें, ठीक है, इन तीनों में a बार कॉमन है, बट अगर आप इसको और इसको साथ लेते हो तो इन दोनों में से देखिए a बार d कॉमन है। तो जरा इसको करते हैं प्रोसीड। भाई मैंने कहा इसको ऐसे ही लिख दो, और इस a को भी ऐसे ही लिख दो, और इस टर्म में ध्यान से देखिए a बार d कॉमन है, तो जब a बार d बाहर निकलेगा इन दोनों में से, तो अंदर बचेगा c बार और यहाँ से बचेगा c। देखा आपने, c बार प्लस c की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो बच्चों ये हो जाएगा a बार d बार प्लस
ए प्लस ए बार डी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब क्या करोगे आप, तो ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें फिर से ए बार कॉमन लीजिए। तो जब इसमें आप ए बार कॉमन लोगे तो अंदर आएगा डी बार और इस वाले से बचेगा डी और यहाँ पे बच्चों ए। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस ए और सब बच्चे जानते हैं ए बार प्लस ए 1 होता है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया बी। तो देखा कि इस एक्सप्रेशन को हमने मिनिमाइज किया यूजिंग बुलियन अलजेब्रा, तो फाइनल जो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन है वो आ गया बी। बात समझ में आई? तो आई होप बच्चों आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गए कि कैसे हम बुलियन अलजेब्रा को यूज करके किसी भी लॉजिकल फंक्शन को हम मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बट कॉन्सेप्ट सीखने से पहले, आगे मूव करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन अराइज करना चाहूँगा कि किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम मिनिमाइज क्यों करते हैं? लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? तो आप सोचिए। तो चलिए, अगर आपने सोच लिया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज हम इसलिए करते हैं बच्चों, क्योंकि लॉजिकल एक्सप्रेशन किसी डिजिटल सर्किट का आउटपुट शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई डिजिटल कैलकुलेटर बनाना चाहते हो जो किसी दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके लिए कोई एक्सप्रेशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एक्सप्रेशन है एक कैलकुलेटर का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या व्हाटएवर कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मीन्स ये एक्सप्रेशन से आप कैलकुलेटर में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसकी सर्किट डिजाइन करनी है, तभी कैलकुलेटर बन पाएगा। अब जब इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को आप इम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होगा, आप देख रहे हैं इसमें कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, कितने लॉजिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व हैं। तो जब इनको आप इम्प्लीमेंट करोगे तो इम्प्लीमेंट करने का जो डिवाइस होता है, बुलियन फंक्शन को, लॉजिकल एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने का जो डिवाइस होता है वो बच्चों होता है लॉजिक गेट्स। आगे के हम लेक्चर में पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स क्या होता है और कैसे हम किसी भी लॉजिक गेट का इस्तेमाल करके फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत सारे लॉजिक गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। तो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो बहुत सारे लॉजिक गेट्स आपको यूज करने पड़ेंगे, जिससे हमारा जो डिजिटल सर्किट है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत बल्कि हो जाएगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? बट अगर आप इस फंक्शन को मिनिमाइज कर दो कोई टेक्निक इस्तेमाल करके, लाइक बुलियन अलजेब्रा, तो आपने देखा कि जब आपने इसको मिनिमाइज किया तो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन क्या आ गया, बी आ गया। और इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने में जो रिक्वायर्ड लॉजिक गेट्स है वो इस फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायर्ड लॉजिक गेट से क्या है, कम है। तो जाहिर सी बात है कि जब कम लॉजिक गेट्स इस्तेमाल करोगे आप किसी भी सर्किट को इम्प्लीमेंट करने में, तो जो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, बल्कि नहीं होगा सर्किट, उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बात समझ में आई? यही कारण है बच्चों कि किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने का। बात समझ में आई? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम मिनिमाइज क्यों करते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज क्यों करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस बुलियन अलजेब्रा में एक और लॉ हम सीखते हैं जिसे हम डिमॉर्गन्स लॉ के नाम से जानते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे।
डिमॉर्गन्स लॉ में आपको करना क्या है, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। अगर आपको कहीं इस तरह का एक्सप्रेशन दिया है, ए बी सी इन तीनों का एंड ऑपरेशन हुआ है और फिर पूरे का कॉम्प्लीमेंट हुआ है, बात समझ में आई? इस पूरे फंक्शन का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर आप इस पूरे कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक करते हो तो ब्रेक करने का जो मेथड है बच्चों वो क्या होगा, यहां पे देखिए, अगर ये बार ब्रेक होगा, ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये ब्रेक होगा, तो एक तो ए पे आएगा, दूसरा बार बी पे आएगा और तीसरा सी पे आएगा, और वेरिएबल्स के बीच में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ए और बी के बीच का जो साइन है वो क्या है, डॉट है। बी और सी के बीच का जो साइन है वो क्या है, डॉट है। तो डॉट जब चेंज होगा तो वो हो जाएगा प्लस में। भाई डॉट एंड को शो करता है, एंड ऑपरेशन चेंज हो जाएगा और में, जिसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां भी बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस। बात समझ में आई? सिमिलरली अगर कहीं ऐसे है a प्लस बी प्लस सी और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, a बार b बार c बार, और इन दोनों के बीच के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, डॉट। बात समझ में आई? तो ये जो मेथड था, ये जो कॉन्सेप्ट था, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो इसको मैं याद करने का, इस टेक्निक को याद करने का एक तरीका बताना चाहूंगा मैं आपको कि चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, ब्रेक द लाइन मीन्स आपको लाइन को ब्रेक करके साइन को क्या करना है, चेंज करना है। भाई जो मैंने किया उसी को एक स्टेटमेंट के तौर पे लिख दिया। तो ये जो मैंने लिखा है बेसिकली यही कॉन्सेप्ट होता है डिमॉर्गन्स लॉ के पीछे। ठीक है, कि लाइन को हमें ब्रेक कर देना है और वेरिएबल्स के बीच जो साइन है उसे हमें क्या करना है, चेंज कर देना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इस पे बेस्ड आपको, अच्छा एक मिसकॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स में होता है कि डिमॉर्गन्स लॉ को बच्चों ये मत कभी लिख लेना कि डिमॉर्गन्स लॉ स्टेट्स दैट चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो है वो डिमॉर्गन्स लॉ है। ये तो मैंने आपको डिमॉर्गन्स लॉ याद करने का तरीका बता दिया, बट ये डिमॉर्गन्स लॉ नहीं है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को यूज करके आप डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। बात समझ में आई? तो आपको कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं और वीडियो को पॉज करके खुद आप ट्राई करना, फिर आगे कंटिन्यू करना वीडियो। तो जैसे मान लो दे दिया है a बार b बार c प्लस a b बार c बार और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो आप बताओ अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लाइन को ब्रेक करोगे। ठीक है, तो लाइन को ब्रेक करेंगे डिमॉर्गन्स लॉ से, तो ये हो जाएगा a बार b बार c, इस पूरे पे बार। भाई ये जो पूरा है वो एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, ऐसे ही ये पूरा एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, आया समझ में? और इन दोनों वेरिएबल्स के बीच जो साइन प्लस है वो क्या हो जाएगा बच्चों, डॉट हो जाएगा। भाई लाइन अगर ब्रेक होगा तो साइन भी क्या होगा, चेंज होगा। इस पूरे पे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आपको लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, इस बार को ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्रेक होगा तो ए बार पहले से एक और बार आएगा, इस पे डॉट का होगा प्लस, बी बार पे बार, फिर यहाँ पे प्लस और सी का बार, ये डॉट है, ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार पे बार प्लस सी बार पे बार। ठीक है, अब जरा इसको आप और सिंप्लीफाई करो तो बार पे बार होता है किसी वेरिएबल पे, तो वही वेरिएबल आ जाता है। तो a प्लस बी प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस यहाँ हो जाएगा b और यहाँ हो जाएगा c। देखा आपने, जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ से तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आया। बात समझ में आ गई?
अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम में गिवन है f इज इक्वल टू a प्लस बी सी का बार, फिर पूरे का होल बार, और दूसरे ब्रैकेट में है ए बी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी। इस फंक्शन को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों कि इस बार को ब्रेक करना है। तो जब आप इस बार को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए बार, ये प्लस का हो जाएगा डॉट, और बी सी बार था और इस पे एक और बार आ जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट में ए बी बार प्लस ए बी सी है ही है। ये क्या हो जाएगा ए बार बी सी ए बी बार प्लस ए बी सी। ठीक है, अब अंदर इसका डॉट करो तो क्या होगा ए बार बी सी डॉट ए बी बार प्लस ए बार बी सी डॉट ए बी सी। अब इधर ध्यान दीजिए, यहां आप इसको लिख सकते हो ए बार डॉट ए, देखिए बी डॉट बी बार डॉट सी, और इधर क्या होगा ए बार डॉट ए बी डॉट बी और सी डॉट सी। और सब बच्चे जानते हैं ए डॉट ए बार क्या होता है जीरो, और जीरो का किसी में डॉट करोगे तो ये आ जाएगा जीरो। यहाँ भी देखिए जीरो होगा, जीरो के साथ किसी वेरिएबल का डॉट करोगे तो जीरो आएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों जीरो। बात समझ में आई? तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए तो एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल का है। प्रॉब्लम में गिवन है कि कोई फंक्शन एफ ए बी जिसकी वैल्यू ए बार प्लस बी दी गई है, आपको डिटरमाइन करना है ये जो गिवन फंक्शन है। आप देख रहे हैं देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट अगर इसको थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करें तो ये एकदम समझ में आ जाएगा कि ये जो फंक्शन गिवन है जिसको हमको डिटरमाइन करने के लिए पूछ रहा है वो है क्या। तो सब बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ जो फंक्शन गिवन है वो यही फंक्शन है जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। बस आपको ए की जगह ये पूरा पुट करना है और बी की जगह आपको जेड पुट करना है। तो चलिए आइए ए को रिप्लेस करते हैं हम एफ एक्स प्लस वाई कॉमा वाई, और यहाँ पे देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट है इसलिए इस पूरे फंक्शन का क्या होगा कॉम्प्लीमेंट होगा, और बी को हम रिप्लेस करेंगे जेड से। अब फिर से देखिए वही फंक्शन आ गया, बट इस बार हमें ए को x प्लस वाई से और b को y से रिप्लेस करना है। तो ये क्या बनेगा, a को आप रिप्लेस करोगे x प्लस वाई से और a का कॉम्प्लीमेंट है, और b को रिप्लेस करना है हमें y से, और इस पूरे फंक्शन पे ऑलरेडी एक कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पे क्या है z। बात समझ में आई? अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। इस कॉम्प्लीमेंट इस बार को आप ब्रेक करेंगे यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ। तो होगा क्या कि ये पूरा एक वेरिएबल होगा, क्योंकि इस पे देखिए पूरे पे बार लगा हुआ है, और ये पूरा एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। तो ये होगा x प्लस वाई बार पहले से था, और जब ये वाला बड़ा वाला बार ब्रेक होगा तो उसके ऊपर एक बार आएगा, ये प्लस का क्या बनेगा डॉट बनेगा, और y का कॉम्प्लीमेंट बनेगा, और z पहले से ही है। तो सब बच्चे बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो x प्लस वाई, भाई बार पे बार होगा तो बार हट जाएगा, इधर हो जाएगा y बार, ये हो जाएगा z। अब y बार को डिस्ट्रीब्यूट करो तो x y बार प्लस y बार प्लस z,
और सब बच्चे जानते हैं y डॉट वाई बार की वैल्यू होगी 0, तो ये पूरा फंक्शन आ गया एक्स वाई बार प्लस जेड। बात समझ में आई? तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखने में थोड़ा टफ है, बट थोड़ा आप दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल करो तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बूलियन अलजेब्रा मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो एक और प्रॉब्लम को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम गिवन है, कोई एक बूलियन फंक्शन है यहाँ पे देखिए, और इस फंक्शन को आपको मिनिमाइज करना है। तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? तो ध्यान से देखो बच्चों कि ये वेरिएबल ए डैश दोनों में प्रेजेंट है, तो क्या हम इसको 1+2 3 वाले फंडे से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप ए बार को 1 कंसीडर कर लो, सी को 2 और सी बार को 3 कंसीडर कर लो। तो देख रहे हो यहाँ पे 1+2 और दूसरे ब्रैकेट में 1+3। क्या आप इसको 1+2 1+3 को 1+2 3 लिख सकते हो? मीन्स ए बार प्लस सी डॉट सी बार लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि 1+2 एंड 1+3 विल बी 1+2 3। ठीक है, और 1 बच्चों हमेशा उसको बनाएंगे जो दोनों ब्रैकेट में कॉमन वेरिएबल होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ए डैश प्लस सी डॉट सी डैश, और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बार डी। अब आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो ए डैश प्लस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? ए डैश, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बार डी। अब आपको क्या करना है कि इस वेरिएबल का इनके साथ प्रोडक्ट करना है, तो आप कर लो प्रोडक्ट। ए डैश ए, दूसरा टर्म आएगा ए डैश बी, और थर्ड टर्म आएगा बच्चों ए डैश सी बार सी डैश डी, और ये हो जाएगा 0। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ए बार बी प्लस ए बार सी बार डी। अब इसके बाद ये फंक्शन मिनिमाइज नहीं होगा, ये इसका सबसे मिनिमाइज्ड फॉर्म आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे हमने बूलियन अलजेब्रा में जो भी लॉज पढ़े या जो भी फॉर्मूले पढ़े, उनको हम कैसे बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। जिस तरह से मैं क्वेश्चन देख के समझ जा रहा हूँ कि मुझे करना क्या है, तो ये आप भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप अपने बुक्स के या फिर आपको कहीं से भी बूलियन अलजेब्रा के मिनिमाइज्ड करने वाले प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना है, आपको कहीं से भी मिले तो उसको आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा, अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे या फिर हर क्वेश्चन में आप फंस सकते हो। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट और बच रहे हैं बूलियन अलजेब्रा के अंदर, उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग टाइप के हैं, तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर के लिए बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।